नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने सहयोगियों से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं और विपक्ष तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रहा है कि किस तरह से सरकार को घुटनों पर लाया जाए और उसकी हर गलती का हिसाब उससे लिया जाए। लेकिन पहले मैं बात करूंगी एनडीए के सहयोगी दलों की और मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ 3 सबसे बड़े सहयोगी दल यानी कि टीडीपी, जेडीयू और शिंदे ग्रुप की यानी कि शिंदे शिवसेना की। तीनों ने ही एक तरह से पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और सबसे पहले बात यहाँ पर मैं शिंदे ग्रुप की करने जा रही हूँ। आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं और शिंदे ग्रुप के नेता रामदास कदम जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें इस आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों से एक कम नहीं चाहिए, हमें 100 सीटें चाहिए। मैं आपको बता दूं 288 सीटें हैं विधानसभा की महाराष्ट्र में, उसमें से 100 सीटें शिंदे ग्रुप चाहता है कि उसको दी जाए और वहीं छगन भुजबल ने पहले कहा था कि 80 से 90 सीटें हमें चाहिए। और इस पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आएगी। अब आप ये देखिए कि जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं, शिंदे ग्रुप 7 सांसदों के साथ तीसरा सबसे बड़ा सहयोगी दल है इस सरकार में और वो खुलकर सामने आ गया है। पहले उसने नाराजगी जताई कि उसे सिर्फ एक एमओएस दिया गया और अब उसने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे साथ आपको मिलकर आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ना है, अगर हमें आपको एनडीए में शामिल रखकर अपनी सरकार को चलाना है तो आपको हमारी बातों को मानना होगा। अब एक तरफा संवाद नहीं चलेगा कि आपने जो कह दिया वो हो गया। अब दो तरफा संवाद होगा, आपको झुकना पड़ेगा और झुककर हमारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। साफ तौर पर ये संकेत तीनों ही दलों की तरफ से दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के इनॉग्रेशन के लिए एक बार फिर से इनॉग्रेशन के लिए वहां पर मौजूद थे और जिस तरह की बातें मंच से नीतीश कुमार ने कही वो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को अनकंफर्टेबल करने के लिए काफी थी। उन्होंने कहा कि आप फीता काटने आए हैं, फीता काटिए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका श्रेय सिर्फ आपको मिलेगा तो अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। उन्होंने जिक्र यूपीए का भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है, उसमें पिछली सरकारों का क्या सहयोग रहा है, उसकी पूरी बात वहां पर नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। इससे पहले भी आपको पता है नीतीश कुमार ने खुलकर यह कह दिया है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आने वाले विधानसभा चुनाव में रहने जा रही है। इस साफ तौर पर उसने संकेत दे दिए हैं। उसने कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और उसकी मांगों को पूरा किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इस सब की मांग उसने रखी है और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी कि सबसे बड़े दल के तौर पर उसको उतनी ही सीटें दी जाएं और नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका बिहार में मिले। और तीसरा टीडीपी सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि जो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर चल रहा है लोकसभा स्पीकर को लेकर, जहां बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर से उसकी मनमानी हो, वो एक ऐसा नाम सामने लेकर आ जाए और जिस पर वो सहमति बनाए, लेकिन टीडीपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि स्पीकर उसका होगा। हालांकि वो नाम अब कह रहा है कि एनडीए का होगा, लेकिन अगर उसको आप अंडरलाइन करके पढ़े तो उसके कहने का मतलब ये है कि टीडीपी का होना चाहिए। जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है उसमें से अमित शाह पूरी तरीके से गायब हैं। अब गायब हैं या फिर उनकी गैर मौजूदगी ही बहुत तरह के सवाल पैदा करती है, यानी कि टीडीपी ये चाहती है कि अमित शाह की मौजूदगी ना हो जब ये मीटिंग्स को स्पीकर को लेकर, और इसीलिए ये मीटिंग्स जो हैं वो राजनाथ सिंह के घर पर की गई हैं, जहां टीडीपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर आप स्पीकर का नाम तय करते हैं तो उसकी एनडीए में उसकी सहमति जरूरी है, यानी कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। यानी कि तीन सबसे महत्वपूर्ण दल जेडीयू, टीडीपी और शिंदे, इन तीनों ने ही एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, शर्तों के एक अंबार सामने रख दिए हैं और ये कह दिया है कि अब तक जिस तरह से आप यूपीए एनडीए और 1 और 2 यानी कि वो तो बीजेपी की सरकारें थी 2014 और 19 में, जिस तरह से आप काम करते रहे, अभी ऐसे काम नहीं होने जा रहा है। आपकी सरकार हमारी बैसाखियों पर टिकी हुई है और हम जब चाहें सरकार गिरा सकते हैं।
और वहीं अब आप ये देखें, विपक्ष ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीट और यूजीसी नेट को लेकर जिस तरह से पेपर लीक का मामला, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीखा हमला नरेंद्र मोदी पर किया। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन की और वहां की वॉर जो है वो उन्होंने रुकवा दी थी, लेकिन पेपर लीक अपने देश में नहीं रुकवा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी नरेंद्र मोदी दरअसल व्यस्त हैं कि कैसे अपनी सरकार को बचा लें। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर कैसे उनका चुन लिया जाए ताकि उनकी सरकार बची रहे, इसमें व्यस्त है फिलहाल नरेंद्र मोदी। तो आप ये देखिए कि इस तमाम मामले पर कैसे घिरती हुई ये सरकार नजर आ रही है। विपक्ष घेर रहा है, सहयोगी दल घेर रहे हैं। वाराणसी का आपने वो इंसिडेंट देखा, कार के ऊपर किस तरह से चप्पल जो है वो फेंकी गई और उसका जिक्र भी राहुल गांधी ने यहाँ पर किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुंह खोलने की, लेकिन अब हिम्मत है। शायद पहले भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन अब वाराणसी में चप्पल फेंकी जा रही है, ये कहा राहुल गांधी ने। मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगी कि एक छोटी सी बाइट है 30 सेकंड की कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, सुनिए जरा। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुना और ये सिर्फ एक बानगी है। राहुल गांधी ने बहुत तीखे हमले किए हैं और बहुत कड़े सवाल जो है वो उठाए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और खासतौर पर मैं यहाँ पर बात करूंगी जो एनडीए के घटक दल हैं कि वो कैसे उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब एक तरफा नहीं दो तरफा संवाद होगा और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आगे कुछ भी हो सकता है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और इसी पर यहाँ पर कटाक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि अभी वो स्पीकर के चयन में मसरूफ है नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनको ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ दो खास मेहमान आप देख सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपका। और इसके साथ साथ मेरे साथ समीर आत्मज जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर आत्मज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और शुक्रिया। सवाल सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे और बात में नेट और नीट की करूंगी क्योंकि बहुत अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विपक्ष ने खासतौर पर राहुल गांधी ने घेरा है। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल, तीन सहयोगी दल जिनकी बैसाखियों पर ये सरकार पूरी तरीके से टिकी हुई है, भले ही हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा खेल किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल पहले जैसा है जैसे 14 और 19 में था। लेकिन ये पता है कि नरेंद्र मोदी कितने नर्वस हैं, कितने घबराए हुए हैं और वो घबराहट साफ तौर पर अलग अलग तरीके से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन ये जो चेतावनी तीनों दलों की तरफ से दिए जा रही है आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर या फिर लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम लोग अभी चूंकि राजनीतिक मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाल पेपर लीक का है, अखबारों में कतरन थी और यूपी इलेक्शन में ये स्लोगन गांव-गांव भी खूब चला था कि जो सरकार वीक है उसके सारे पेपर लीक हैं। तो ये जो पेपर लीक है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज आज अचानक मेरे साथ एक वाकया हुआ। दोपहर 12 बजे के करीब ग्वालियर से एक नौजवान का फोन आया कि हम सालों साल आप लोगों को देखते पढ़ते सुनते रहे, हमारा भी मन है कि हम यूजीसी नेट की परीक्षा दे करके काम कर लें। और एक मोबाइल शॉप पर वो काम करता था और उसने कहा कि मेरे 94% नंबर सही भी क्योंकि वो आ जाती है आंसर की, और एक दिन मैं अपने घर वालों को खुशी बांट रहा हूँ कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और अगले दिन मैं उठ के देख रहा हूँ कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। तो ये इस देश में हो रहा है। वॉर रुकवाने वाले
वाकई एक पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया। और ये बात जिस पर हम अभी बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि सरकार बना रहे हैं, वो व्यस्त हैं कि उनका लोकसभा अध्यक्ष अपना बन जाए, अपनी पार्टी का बन जाए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपनी पार्टी का व्यक्ति होता है तो वो उनके मुताबिक जब अहम मोड़ होते हैं गठबंधन की सरकारों में, तो उस समय उसका रुझान कई बार ये तय कर देता है कि वो किसको बचाएंगे और किसको नहीं बचाएंगे। इसलिए टीडीपी की तरफ से ये बार बार मीडिया में खबरों में आ रहा था कि टीडीपी ये चाहती है, क्योंकि 16 सांसद उसके हैं, चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उनके बने। लेकिन जो मंत्रालय बांटा गया बुशरा जी, उसे देखकर तो लगा कि इन लोगों के कुछ चली ही नहीं। नीतीश कुमार जो खुद रेल मंत्री रहे, 12 सांसद उनके हैं। टीडीपी जो दोनों एलआई पार्टनर हैं, जो सबसे बड़े हैं, इन दोनों को अगर हटा दें तो सरकार नहीं बनेगी एक तरह से बीजेपी की। और दोनों को क्या मिला? एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग। इसका मतलब मैं बड़ा संदेह करता हूं कि आखिर क्या वजह है कि जब आपको बार्गेन करनी थी, नीतीश कुमार ये पैर पकड़ते हैं, ठीक है, पैर नाप लेते हैं मोदी जी का कि कहाँ पैर है, क्योंकि पलटी मारने में वो बहुत माहिर है। नालंदा विश्वविद्यालय में जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो यूं ही नहीं नीतीश कुमार याद करने लगे कि भाई ये तो 15 साल में इसकी पूरी प्रक्रिया चली है, ये विश्वविद्यालय आज का तो बना नहीं, मोदी जी ने तो बनाया नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में इसका काम हुआ, फिर बिहार सरकार ने इसको तो नीतीश कुमार बीच बीच में वो नाप ले लिए हैं शपथ ग्रहण के दिन का, मोदी जी के पैर का, इसलिए बीच बीच में वो असर दिखाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको क्या बुरा नहीं लगा होगा कि रेल मंत्रालय छोड़िए, कायदे की एक मिनिस्ट्री भी नहीं मिली, ललन सिंह को एक सामान्य मंत्रालय मिल गया और एक राज्य मंत्री मिल गया, ऐसे ही टीडीपी को मिल गया। तो ये और शिंदे गुट के लोग आपने अभी अपने इंट्रो में दिखाया ही कि कैसे वो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्या मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो इतने के बावजूद अगर ये सहयोगी दल अपनी शर्तें मनवा नहीं पाते हैं तो या तो कोई कमजोर नस इनकी मोदी और अमित शाह जी ने पकड़ ली होगी, और अगर कमजोर नस पकड़ ली होगी तब तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो मंत्रिमंडल विस्तार से या मंत्रिमंडल के अलॉटमेंट से ये सहयोगी दल कतई खुश नहीं है, इसलिए ये हेडलाइन मैनेजमेंट ही हो रहा है और ये कभी भी इस सरकार के सामने एक मुश्किल पैदा हो सकती है। और हमारा मानना है कि ये सरकार पिछली सरकारों की तरह काम नहीं कर पाएगी, इसलिए ये तो होना ही है जो अभी आगे दिख रहा है। विपक्ष को चौकन्ना रहना होगा, जिसमें राहुल गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, अखिलेश यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, और वो लोग ये बात कहते भी हैं कि ये सरकार बहुत दिन चल नहीं पाएगी। तो अभी आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि इसका आगे क्या वाकया दिखेगा। फिलहाल तो आपकी बात से सहमत हूं मैं कि ये दबाव आगे आने वाली राजनीति में बदलाव की तरफ इशारा भी करता है। जी जी, समीर अहमद जी, ये मजबूर नरेंद्र मोदी के सामने ये शर्तों के अंबार जो लगाए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर टीडीपी जिनको लेकर जिनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि अभी स्पीकर पद का चयन होना है, पहले नाम डिसाइड होना है, उसमें देखना है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी की मनमानी चलती है और उस मनमानी पर टीडीपी और बाकी सहयोगी दल क्या कहते हैं, या फिर उनको झुकना पड़ता है टीडीपी के आगे, क्योंकि टीडीपी का कहना है कि एनडीए का स्पीकर होना चाहिए और शुरू से उनका यही कहना है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अभी आप ये देखें कि अमित शाह उन मीटिंग्स में से गायब हैं, राजनाथ सिंह के घर पर ये मीटिंग्स हो रही हैं टीडीपी के साथ, इसको कैसे देखते हैं? और शिंदे ग्रुप का ये कहना कि भाई हमें 100 सीटें चाहिए आने वाले असेंबली इलेक्शन में, ये तक कहा गया है रामदास कदम की तरफ से कि अगली बार जब एकनाथ शिंदे जाएं मीटिंग के लिए तो मुझे साथ में लेकर जाएं और मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। तो कैसे आप इस तमाम चीजों को, अभी की हो रही राजनीति को, कल हमने जो नीतीश कुमार को बोलते देखा, टीडीपी जिस तरह की बातें कर रही है और शिंदे और अजीत पवार ग्रुप, इन सबके जो प्रेशर्स हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दो चीजें हैं। एक बात तो आपने जो कही कि इसको कितनी मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ रहे हैं इस गठबंधन में, तो मजबूत तो नहीं है, इसके बहुत सारे संकेत मिल गए। और वैसे भी सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि आप
32 सीटें 31 सीटें कम है बहुमत से, तो आप वैसे ही कमजोर हैं और आपके ऊपर दबाव रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है, जिसका जिक्र डॉक्टर लक्ष्मण ने किया, कि जैसे ही बहुमत मिल गया, हालांकि अभी बहुमत साबित नहीं हुआ है लोकसभा में, अभी केवल यही है कि जो प्री पोल्ड अलायंस था वो सारे लोग अभी आपके साथ बने हुए हैं। उसमें भी जिस तरह से मौके का फायदा उठाया कि सहयोगी दलों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, जिसके पास 16 एमपी हैं, चाहे 12 एमपी है, चाहे 5 एमपी हैं, चाहे 7 एमपी हैं, और सारे महत्वपूर्ण पद अपने लोगों को दे दिया, और अपनी पार्टी में भी उन्हीं अपने खास लोगों को रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दे दिया, जिनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा पिछली सरकार में, तो वो देख करके फिर दे दिया और वो परफॉर्मेंस फिर से दिखाई पड़ने लगा। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय उन्होंने अपने सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को दिया, जिसका असर नई सरकार में भी अभी शपथ लेने के बाद ही बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो दिखाई पड़ने लगा है। तो ये इन्होंने दिखा दिया कि जब हम मौका पा जाएंगे तो हम फिर अपनी उसी स्थिति में आ जाएंगे कि अपनी चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत इन्होंने दिया है। और टीडीपी जो शुरू से इस बात पर अड़ी थी कि हमको 2 पद चाहिए, एक तो हमें एनडीए का संयोजक का पद भी चाहिए और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए ही चाहिए, इसको लेकर के वो लगातार अड़े हुए हैं। तो ये उनके सामने अब और बेहतर उदाहरण होगा। पिछले उदाहरणों को अगर छोड़ भी दें तो ये उदाहरण उनके सामने है कि अगर हमने इनको जरा सा मौका दिया तो ये किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, इनको अपनी ही चलानी है। तो इससे लगता है वो जो उनका अड़ियल रवैया रहा होगा वो और मजबूत हो गया होगा, और है, वो अभी तक दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात ये भी सुनने में आ रही थी, या कह लें कि वैसे तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई किसी वैसे नेता ने तो कहा नहीं है। मुझे लगता है कि केवल केसी त्यागी ने किसी सवाल जवाब में कह दिया कि हाँ, हम बीजेपी जो फैसला लेगी स्पीकर के मामले में वो लेगी। अब केसी त्यागी को पार्टी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है वो पार्टी जाने, लेकिन जेडीयू के किसी बड़े नेता या नीतीश कुमार की ओर से तो इस तरह से कोई बात आई नहीं। और तो ये हम कैसे समझ के बैठ सकते हैं कि जेडीयू ने पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है इस स्पीकर के पद के लिए? मुझे नहीं लगता है कि कर रखा है, और तेलुगु देशम पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं कर रखा है। अब ये जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे ये उधर से उठ रही हो, महाराष्ट्र से शिंदे उठ रहे, और कोई इस तरह का एश्योरेंस मुझे नहीं लगता है कि एलजेपी की ओर से भी आया है, चिराग पासवान की ओर से भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि टीडीपी जो है किसी भी तरह से पिघलने वाली है स्पीकर के पद को लेकर के। यद्यपि बीजेपी के अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि एनडीए जब बहुमत में नहीं थी, पुरानी एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के समय वाली अगर देखें, तो उसमें स्पीकर का पद दिया हुआ था सहयोगी दलों को। इसको देखते हुए हो सकता है वो जेडीयू को देने पर विचार कर रही है, ऐसा बीजेपी के सोर्सेस से सुनने में आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात पर भी तेलुगु देशम मानेगी, क्योंकि अगर उसके बाद इस एनडीए में बीजेपी के बाद कोई बड़ी पार्टी है तो टीडीपी की। दूसरी बात जो आपने मजबूती और उसकी बात की, तो आप मजबूती का एक और पॉइंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो सबसे मजबूत चाणक्य थे सो कॉल्ड अमित शाह जी, अब स्पीकर का मामला पहला मामला है जो फंसा हुआ है, लेकिन उस मामले पर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, या तो जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं है या दी नहीं गई है, या फिर उनकी क्षमता को देखते हुए कहा गया कि आप उससे दूर ही रहिए। वो जिम्मेदारी अब किसको दी गई है? राजनाथ सिंह की जितनी मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि उसमें तेलुगु देशम पार्टी की ओर से कोई आया नहीं है या कोई उससे बातचीत नहीं हुई है। तो ये सरकार की मजबूती और सरकार में बैठे हुए जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनका गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसा रिश्ता है और कैसा विश्वास है वो भी दिखा रहा है। तो वास्तव में ये पूरी तरीके से घिरी हुई है, और ये जिस तरह से लगातार चाहे रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हो गई हो, चाहे ये नीट के बाद अब ये यूजीसी नेट का एग्जाम हो, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हो, और पिछले पेपर लीक की घटनाओं से जुड़े हुए लोगों का कनेक्शन सीधे गुजरात से आ रहा हो। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में 60,000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मियों की भर्ती होनी थी कांस्टेबल्स की, वो परीक्षा जो रद्द हुई लीक होने के कारण, उसमें भ्रष्टाचार के कारण, उस परीक्षा को जो ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी थी वो कंपनी के मालिक जो है, समथिंग आर्या करके उनका नाम है, गुजरात की वो कंपनी है, और इतने सारे लोग उसमें पकड़े गए, उनसे पूछताछ हो रही है, एसटीएफ उसमें आगे जो कुछ भी कर रही है, लेकिन ये महाशय पकड़ में नहीं आए, और अब ये पता चल रहा है कि ये अमेरिका या किसी दूसरे देश में भाग गए।
और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, सॉरी माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव हारने में जो तमाम महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे, मैंने लगातार अपने डिबेट्स में भी, अपने वीडियोस में भी इस बात का उल्लेख किया कि गुजरात फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ये चुनाव के दौरान भी मैं बात कर रहा था और चुनाव हारने के दौरान भी, खास तौर पर बनारस में, बनारस के आसपास के इलाकों में या उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्रोजेक्ट वो गुजरात की कंपनियों को दिए गए हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो गुजरात की कंपनियों को देने का दबाव बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन कंपनियों को दिया नहीं। कई ऐसे मामले आए जिन पर उन्होंने बिल्कुल स्टैंड ले लिया। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू ही नहीं होने पाए, इसी वजह से कि दबाव था कि उन कंपनियों को दिया जाए और मुख्यमंत्री का दबाव था कि हम नहीं देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। गुजरात की कंपनियों, गुजरात के ठेकेदारों, गुजरात के लोगों का जिस तरीके से पेनिट्रेशन उत्तर प्रदेश के सिस्टम में हो गया है, उससे भी वहां के भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़ी नाराजगी। 1.5 लाख, महज 1.5 लाख वोटों से इतनी सब कुछ कोशिश कर देने के बावजूद प्रधानमंत्री का वहां से सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीतना, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन उस पर पानी फेरने की कोशिशें हो रही है क्योंकि वहां पर सीधे प्रधानमंत्री उसमें घेरे में आ रहे हैं। तो कमजोर ये सरकार बिल्कुल है और ये सहयोगी दलों को भी बेहतर तरीके से पता है। और खास तौर पर इंडिया गठबंधन जिस मजबूत स्थिति में है, विपक्ष में रहते हुए भी जिस मजबूत स्थिति में है, और राहुल गांधी ने शायद इस चुनाव नतीजों के बाद पहले ही भाषण में कहा था इसको लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के, कि सरकार में आते ही तो हम उसको तुरंत निरस्त ही कर देते, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी हम उसको निरस्त करवाएंगे। तो ये विपक्ष की मजबूती और उसकी जो एकता है उसका नतीजा है। और सहयोगी दल एनडीए के जो है उनको भी पता है, सीधे तौर पर एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये संकेत मिल भी गए हैं तेलुगु देशम पार्टी को कि अगर ये नहीं आपको करते तो आप खड़ा करिए, उसमें इंडिया गठबंधन आपके साथ है। तो ये इंडिया गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल इनकी मर्जी से बने रहेंगे ऐसा लगता नहीं जी। तो अब ये एनडीए 1 और एनडीए 2 जो 2014 से 24 तक अभी तक चल रही थी सरकार, उस सरकार में और इस सरकार में फर्क दिखेगा। और मोदी जी ने पोर्टफोलियो बांट करके इस बात का संकेत दे दिया और ज्यादा इंड्यूस कर दिया है इन लोगों को, गठबंधन के सहयोगियों को, कि हमारी कार्यशैली आने वाली रहेगी। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। भले ही ये सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, लेकिन हमारा एटीट्यूड जो है वो वही रहने वाला है, काम करने का तरीका हमारा वही रहने वाला है। हम 61 मंत्रालय अपने पास रखेंगे, 11 में सबको निपटा देंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ झुनझुने पकड़ाएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और आप इसी में ही खुश रहिए अगर आपको हमारे साथ रहना है। अब वरना उसके साथ जोड़कर क्या-क्या उनको कहा गया होगा कि वरना आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, वो तो उन सहयोगी दलों को पता होगा। लेकिन ऐसे वक्त में डॉक्टर लक्ष्मण यादव कि जब इन सहयोगी दलों के पास दूसरा एक मजबूत ऑप्शन मौजूद है, इंडिया गठबंधन उनके साथ है। और जब बात स्पीकर पद की आती है, साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि अगर टीडीपी अपना कोई कैंडिडेट लेकर आती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये भी कह दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए विपक्ष का, जिसको लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। ये तमाम चीजें, विपक्ष का बनता प्रेशर और उसके साथ साथ जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से जो मांगे की जा रही हैं, एक ऐसे नेता के सामने जिनको जी हुजूरी करवाने की आदत रही हो, जिनको लोगों को सिर्फ अपने आगे झुकाने की आदत रही हो, जिनको सिर्फ ऑर्डर पास करने की आदत रही हो, ऑर्डर लेने की आदत ना रही हो, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कितने दिन तक और किस तरह से इस सरकार को चलते हुए आप देख रहे हैं, और अगर चलती है तो कितने मजबूत नजर आने वाले हैं फिर नरेंद्र मोदी? जी बुशरा जी, ये सवाल चूंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कोई अगर बाबा होता तो एक पर्ची बना देता कि इतने तारीख को इतने बजे ये सरकार गिरेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीति और व्यवहारिक जीवन की हकीकत बहुत मुख्तलिफ होती है। उसमें समय और परिस्थितियों की बहुत अहमियत होती है। हम जानते हैं कि एक वक्त में इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहले 13 दिन चली, फिर 13 महीने चली थी। वक्त और परिस्थितियां बदलती हैं। जब फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होती है तो वो निरंकुश भी नहीं होती है, उसके पास एक अंकुश होता है कि वो
बिल्कुल अपने मन से नहीं, एकदम सीना ठोक करके कि मतलब फलाने की गारंटी, फलाने में जे वो है सब अकेला, एक अकेला सब पर भारी। अब वो चीज खत्म हो गई। नैतिक रूप से तो ये हार हो गई है। मतलब आप जितना बड़ा वो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि कहना हाथी ले आई, हाथी ले आई, गधवो ना लिए मैं। इसका मतलब ये होता है कि वो दावा ये किया गया था कि हाथी ले आए, कुछ मिला नहीं, कोई बहुत सामान्य सा जीव भी उसके सामने नहीं आया। तो वो जो अहंकार और दंभ था, वो राजनीति में, लोकतंत्र में, और खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में बहुत दूर तक नहीं चल पाता। बॉब मार्ले का एक कथन है कि आप थोड़े से लोगों को थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप ज्यादा लोगों को भी थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सबको हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। आप वार रुकवा रहे हैं तो आप पेपर रुकवा सकते हैं, और अगर आप पेपर नहीं रुकवा सकते तो आप कुछ भी नहीं रुकवा सकते। आप असल में झूठ बोलते हैं, आप असल में धोखा देते हैं, और जैसे ही जनता को ये झूठ और धोखा पता चलता है, फिर जनता हिसाब करती है। और आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष है कि फिर वो सरकार कैसी होगी, फिर वो सरकार तानाशाह नहीं होगी, फिर वो सरकार निरंकुश नहीं होगी। हालांकि अभी हमने देखा कि जैसे ये सब शुरू हुआ, अरुंधति रॉय के बहुत पुराने भाषण को कोट करके उनके ऊपर यूएपीए चलाने की बात शुरू कर दी गई। आज पिछले 10 साल में मोहन भागवत जी को कभी नहीं दिखा कि प्रतिपक्ष और विपक्ष क्या होता है। जब चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में डाले जा रहे थे तो मोहन भागवत जी को नहीं दिखा कि विपक्ष के साथ क्या हो रहा है, प्रतिपक्ष के साथ क्या हो रहा है। जब पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, शोधार्थी जेल में डाले जा रहे थे तो उन्हें नहीं दिख रहा था कि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना होता है। वो उपदेश उनका कब आता है? बाद में आता है। मैं जानबूझ के उनका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आगे क्या होगा, समीरात्मन जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया। मैं उसे उत्तर प्रदेश से भी आता हूं, बहुत कुछ हो रहा है वहां। तो ऐसा लग रहा है कि 5 दिन मोहन भागवत जी उसी गोरखपुर में थे, 2 दिन मुख्यमंत्री भी थे, मुलाकात नहीं हो पाई। और 37 सीटें किसने हराई? 43 सीटें कुल मिलाकर के। इस पर अभी मंथन चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में कोशिश इस बात की जा रही है कि अंततः ये कहां जाएगा। मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री दोनों गायब हैं, पता ही नहीं चल रहा वहां क्या हो रहा है। तो ये जो डबल इंजन थे वो दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो अब जब टकराएंगे इंजन आपस में तो फिर कितने दिन सरकार चलेगी, कैसे चलेगी, ये कुछ भी तय नहीं। राजनाथ सिंह जी हैं, उनका भी तो एक आत्मसम्मान है। वो अगर राजपूत नाराज थे उत्तर प्रदेश में तो बिना योगी आदित्यनाथ जी रोक नहीं पाए, उनको नाराजगी दूर नहीं कर पाए, राजनाथ सिंह जी नहीं दूर कर पाए। इसका मतलब अंदर बहुत कुछ चल रहा था, नितिन गडकरी जी के लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। अब एक दूसरी और आखिरी बात कि ये जो सहयोगी दल हैं, इनका जमीर, इनके पास एक अंतरात्मा होती है, और नीतीश जी की अंतरात्मा तो बहुत वाइब्रेंट है। मतलब वो कभी भी जाग सकती है, कहीं भी, मतलब उसका फिर से एक नया जन्म हो सकता है। आज ही फैसला आया है कि बिहार सरकार ने जो आरक्षण का फैसला लिया था वो कोर्ट ने रद्द कर दिया। जाति जनगणना नीतीश कुमार जी ने करवाई थी, बहुत उसका मजबूती से उसका पक्ष रखा था। अब जब भी टकराहट होगी, अब चाहे इस समय हो जाए या 4-6 महीने, साल भर के बाद हो जाए, होनी तय है। मेरा ऐसा आकलन कहता है। मेरा राजनीतिक परिदृश्य जो बनेगा उसमें महाराष्ट्र का चुनाव एक विधानसभा का होने वाला है, हरियाणा का एक विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जैसे ही थोड़ी परिस्थितियां आगे बनेंगी, विपक्ष के अगर 240 सांसद हैं तो सदन जब चलेगा तो उसका असर भी दिखेगा। अगर कोई पेपर लीक जैसे होगा, तो आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है ना, तो वो सब भी होगा। तो आने वाले वक्त में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कम से कम निरंकुश सरकार तो नहीं चलेगी अगर ये सहयोगी दल, बीजेपी के अंदर उपेक्षित खेमा और विपक्ष, इन तीनों ने समय और परिस्थितियों को कायदे से मैनेज किया तो बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।
जी, बिल्कुल, उसके आसार दिख रहे हैं और विपक्ष तो बिल्कुल एकदम आर-पार के मूड में नज़र आ रहा है और वो नहीं चाहता है कि वो जो उसको सुनहरा चांस मिला है 10 साल के इंतज़ार के बाद कि वो इस संख्या में है, कि उसकी एक मज़बूत संख्या है, एक गठबंधन के तौर पर और वो नहीं चाहता है कि कोई भी एक ऐसा मौका आ जाए जिस पर नरेंद्र मोदी को कोई भी कम्फ़र्ट दिया जाए। मैं बार-बार नरेंद्र मोदी इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। वही इसको चलाते हैं और वही तमाम फैसले लेते हैं और इसीलिए वो बीजेपी नहीं रह गई है बल्कि ये 2 लोगों की बीजेपी बनकर रह गई है, ये साफ तौर पर सबको पता है। लेकिन क्या आपको लगता है समीर आत्मज जी, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एकदम खुली चुनौती मिल रही है बीजेपी को क्योंकि वहाँ जो उसका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद पहले अजीत पवार को किनारा करने की कोशिश की गई, लेकिन सीधे तौर पर छगन भुजबल ने कह दिया कि 80 से 90 सीटें हमें चाहिए। शिंदे ग्रुप कह रहा है कि 100 सीटें हमें चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो बड़े भाई की भूमिका में वहां पर रहने वाले हैं। कुल सीटें 288 ही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि वहां जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी, उसको अगर देखें तो उन्होंने तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से एकजुटता दिखाई और हर मुद्दे पर वो एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम हरियाणा की बात कर लें, बीजेपी की हालत वहां पर खराब है। झारखंड में तो पहले से इंडिया गठबंधन की सरकार है। इन आने वाले 3 राज्यों के चुनाव और बिहार की तरफ से बनता हुआ प्रेशर नीतीश कुमार का, जो लगातार वो पहले भी बनाते रहे, जिसकी वजह से वो आरजेडी से अलग हुए, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए, जहां ये कहा गया कि नहीं चुनाव जल्दी कराए जा सकते, लेकिन फिर उनके साथ वो नहीं हुआ और अब फिर से वो नाराज बताए जा रहे हैं और जिस तरह की तमाम चीजें वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूपीए की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह की एक वो हिम्मत है। ये पहले कभी कुछ नहीं हो सकता था, जो अब सब कुछ नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हो रहा है, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं, वो बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं, ना सिर्फ वहां की सरकारें बल्कि दिल्ली की सरकार को लेकर भी? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा और साफ साफ वो दिखाई पड़ रहा है कि शुरू पहले दिन से ही कि किस तरह से प्रधानमंत्री का खुद का व्यवहार बदला हुआ है अपने सहयोगी दलों के साथ। कहाँ वो एक कितनी दूरी पर उससे कोई दूसरा मेंबर दिखाई पड़ता था जहां वो बैठे रहते थे, लेकिन अब वो साथ बैठने लगे। तो इस सबका साथ अब आया है पहली बार। सबका विकास कितना होगा ये तो अलग बात है, लेकिन सबके साथ में खुद प्रधानमंत्री जी पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। और चूंकि रैली वगैरह में भी हम लोगों ने देखा कई जगह कि वो मजबूरी में वहां के कैंडिडेट और वहां के सीएम को भी अगर रखना पड़ता था तो उन्हें बड़ा ऑकवर्ड सा ऐसा की बॉडी लैंग्वेज देख करके लगता था कि शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि अब अपने भी पार्टी के नेताओं के साथ, सहयोगी दलों के साथ भी उनको एक ही जगह एक ही तरह की कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। तो एक बदलाव तो ये है। और बिल्कुल सही बात है कि केवल सहयोगी दल ही नहीं, आप ये देखिए कि पार्टी के भीतर भी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हारे हुए कम से कम 6-7 नेता जो है अभी तक सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा चुके और उनमें से किसी के खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई पार्टी नेतृत्व की तरफ से नहीं हुई है। किसी ने सीधे पीएम को अभी तक नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सीधे तौर पर लोग टारगेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के भीतर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब दिल्ली से सटे आपने मुजफ्फरनगर में देखा ही संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में किस तरह से एक दुश्मनों वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। पार्टी के नेताओं की तरह नहीं, दुश्मनों वाली स्थिति। लेकिन किसी के खिलाफ भी पार्टी नेतृत्व कुछ करने की स्थिति में नहीं। तो ये केवल गठबंधन के सहयोगी दल ही नहीं आंख दिखा रहे हैं, अब बड़े आराम से इनको पार्टी के नेता भी आंख दिखाने में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब आप उस स्थिति में नहीं है कि किसी के खिलाफ कुछ कर देंगे। अब आप उस स्थिति में भी नहीं है कि अब किसी के खिलाफ भी आप ईडी भेज देंगे। इसलिए भेज देंगे कि अब आप नहीं भेज पाएंगे कि आप खुद भी बैसाखी पे टिके हुए हैं। और ये सही बात है कि कई मायनों में जो बहुत पूर्ण बहुमत की या बहुत ज्यादा बहुमत वाली जो सरकारें होती हैं,
कई बार वो थोड़ा सा एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर चली ही जाती है। ये पहली बार एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी देखा गया है। हालांकि ये भी रहा है कि बहुमत के बाद भी कई सरकारें जो है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से काम करती रही हैं। पर अब की स्थिति में इतना तो जरूर है कि आप अपने मर्जी से जिस तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित हुआ करते थे और भी चीजें हुआ करती थी, उस पर तो लगाम लगेगी। और शायद यही लगाम लगाने के लिए टीडीपी अड़ी भी है कि वो चाह रही है कि लोकसभा अध्यक्ष आपका न बनने पाए, क्योंकि इनके दोनों कार्यकाल में जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है उससे पहले किसी दूसरे लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं किया होगा। और बीजेपी को अगर मौका मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे पहला नाम ओम बिरला का ही रखेंगे। अभी भी की स्थिति में भी यही है, और उसको विपक्ष तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। तो जो सरकार का काम करने का तरीका रहा होगा, ये कब तक रहेगी नहीं रहेगी वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक अब वो काम करती रहेगी तो इतना तो तय है कि 10 साल जिस तरह से उसने मनमानी तरीके से केवल 2 लोगों की मर्जी से काम किया है, वो स्थिति तो अब बिल्कुल नहीं रहेगी। वो चाहे जितने दिनों तक रहे, कार्यकाल पूरा भी कर ले, लेकिन वो स्थिति यहाँ नहीं रहने वाली है। जो राज्यों की आपने बात की, महाराष्ट्र तो खासतौर पर इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में जो पराजय इनको मिली है उसके पीछे इनकी जो सो कॉल्ड चाणक्य नीति है, सबसे बड़ी उत्तरदायी वही चीज है, वही नीति इनकी। उसी के चलते महाराष्ट्र की जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा इनसे नाराज थी। उसी का परिणाम ये रहा कि जो गठबंधन के इनके सहयोगी, इनके साथ जो चले गए थे लोग, उनके खिलाफ एक तरह से गुस्सा था, नाराजगी नहीं गुस्सा था। और जहां से ये गए थे उनके प्रति आपने देखा कि किस तरह से सिंपैथी थी, लोगों ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नीचे आ गई है। कहाँ वो उम्मीद कर रही थी कि 20 या 22 सीटें अपने खुद जीतने वाले हैं, दावा था उनका। 40 पार का नारा वहां भी लोगों ने दे रखा था अपने गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ, वहां भी ये नारा नहीं चला 400 पार की तरह। और विधानसभा के चुनाव में भी स्थितियां बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़ रही हैं। महाविकास अघाड़ी की स्थिति बेहद मजबूत है, जैसा भी आपने जिक्र भी किया कि वो अपनी यूनिटी को भी किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि किसी का किसी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारे संदेश वहां की जनता को जा रहे हैं। और महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने की कोशिश में लगी रहती है, हार जाने के बावजूद। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहां की अर्थव्यवस्था, यह सबको पता है। तो कर्नाटक हारने के बाद महाराष्ट्र भी अगर ये हार जाते हैं तो एक तो यहाँ पर बहुमत कम, और दूसरे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस का इतना बड़ा केंद्र था वो भी हाथ से निकल जाएगा। एक तो निकला ही था, दूसरा बड़ा भी निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा झटका होगा निश्चित तौर पर। उस चुनाव के बाद, अगर चुनाव से पहले परिस्थितियां कुछ नहीं बदल गई तो उस चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, जाहिर सी बात है, और अच्छा, इसका इंतजार भी जी एक बात और कहना चाहूंगा। उस महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इसलिए भी कह रहा हूं कि तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र भी 75 के आसपास पहुंच रही होगी। और पहले तो मैं नहीं उम्मीद कर सकता था, अगर 282 और 300 पार पाए होते, 370 पार पाए होते तो कोई बोलता। लेकिन आप देखिएगा उसके पहले से ही बीजेपी में, चाहे आरएसएस में 75 प्लस वाली बातें इनको खुले तौर पर मुखरता के साथ लोग याद दिलाने लगेंगे। यद्यपि किसी के याद दिलाने से उनकी सेहत बहुत असर नहीं पड़ेगा, जो मैं समझ रहा हूं, लेकिन याद दिलाया जाएगा। बिल्कुल, और जेल जाने से पहले केजरीवाल याद दिलाकर गए हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी याद दिलाकर गए हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की किस तरह की पूरी प्लानिंग जो है होगी अगर ये एक बार फिर से सत्ता में लौट कर आते हैं। हालांकि वो मेजोरिटी से नहीं आए, लेकिन बहुत कुछ खेल जो है वो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से दोनों ही उप मुख्यमंत्री दिल्ली में रोके गए, ब्रजेश पाठक की बात हम करें, और इसके अलावा दूसरे जो है दोनों को ही रोका गया यहाँ पर, वो हमने सब देखा। और उसके बाद
ये कहा जा रहा था कि मोहन भागवत की मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर में, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं हुई। तो इसके कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की समीक्षा की जा रही है कि आखिर हार की वजह क्या रही। खासतौर पर 2 सीटों की समीक्षा शायद सबसे ज्यादा हो रही है, और हो सकता है तीसरी भी कि क्यों 1.5 लाख पर सिमट गए प्रधानमंत्री। अमेठी और अयोध्या, इन 2 की समीक्षा बहुत ज्यादा की जा रही है कि वहां पर आखिर इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। इस सब की बात की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा हो रहा है यहाँ पर कि आने वाले वक्त में आखिर तस्वीर किस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। लोग इंडिया गठबंधन को अभी भी एक उम्मीद की तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में एक बदलाव की बयार थी, और उस बदलाव का नतीजा ही हमने देखा कि इतनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, और कुछ जीत तो एक तरह से हलक में से खींच कर लेकर आई है इंडिया गठबंधन। और इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है सीटों की। ये भी देखा जाना चाहिए कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। किस तरह से 1 करोड़ 7 लाख मतदाता जो है वो बढ़े, और ऐसी तमाम तरह की वो तमाम परिस्थितियां हमने देखी, उसके बावजूद भी ये नंबर इंडिया गठबंधन के पास है। इसीलिए वो जीत कर भी मायूस हैं, और वो हार कर भी उनके चेहरे खिले हुए हैं, और वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लोकसभा में आने वाली तस्वीर को डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप किस तरह से आंक रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले हमने देखा कि जब जब विपक्ष ने मजबूर किया नरेंद्र मोदी को किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए, वो विपक्ष का उपहास ही उड़ाते हुए नजर आए, वो मजाक उड़ाते हुए नजर आए, और उल्टा उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। लेकिन अब ऐसा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। या आपको लगता है कि अब तक जितने दिन आपने देखे हैं, जब से उन्होंने ओथ लिया और अब तक, वो वही करते हुए नजर आ रहे हैं जो पिछला उनका पूरा रवैया रहा है? या अब आपको लग रहा है कि 24 जून के बाद से तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी? क्योंकि 24 जून के बाद लोकसभा स्पीकर का चयन होना है, और फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना है। अगर लोकसभा स्पीकर के चयन में कोई खेल करती है बीजेपी और मनमानी करती है, तो क्या आपको लगता है कि फ्लोर टेस्ट में कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, पहला पक्ष जो सवाल का है आपके कि उनके मिजाज में या सरकार चलाने के रवैये में क्या बदलाव आएगा, तो दो पहलू हैं इस बिंदु को समझने के लिए। एक तो उनका मिजाज, उनका स्वभाव, और दूसरा परिस्थितियां ये बनी हैं कि 10 साल जैसे उन्होंने सरकार चलाई, या सदन के भीतर जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बिहेवियर था, वो दोनों वैसा कतई नहीं होगा। अगर सदन के अंदर कोई बिल आएगी, ये ठीक बात है कि आखिरी वक्त तक आते आते जैसे जैसे संसद भवन की नई वाली इमारत बनती चली गई, वैसे वैसे एक दिन वो भी आया कि 150 सांसदों का निष्कासन हो गया। जब नए संसद भवन में कार्यक्रम हुआ, तो वह भी एक दिन आया कि एक चुने हुए सांसद ने एक मुस्लिम चुने हुए सांसद को गालियां दी, अपमान किया, और कुछ बहुत ठोस उसके लिए नहीं हुआ, थोड़ा बहुत औपचारिकता हो गई। ये आखिरी तक आते आते यहां तक इस देश का संसदीय व्यवहार पहुंच चुका था। तो उनका स्वभाव, उनकी कोशिश उसी को कंटिन्यू करने की होगी। उनके मिजाज में वो है, उनके स्वभाव में वो है। वो संविधान के किताब पर पहले माथा झुकाएंगे, माथे से लगाएंगे, लेकिन एक लफ्ज भी उन लोगों पर नहीं बोलेंगे, उनके विरोध में नहीं बोलेंगे जिन्होंने इस देश के संविधान को बदलने की बात की और जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये ऐसे तमाम नेता आम चुनाव में देश के संविधान को हाथ में लेकर के घूमने लगे और ये कहने लगे कि भाई देखो, ये संविधान का बचाने का चुनाव है, और देश की जनता ने इस बात को गंभीरता से लिया। वरना उत्तर प्रदेश में एक एग्जांपल देता हूं बुशरा जी, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव संविधान रक्षक बनाम संविधान भक्षक का बना। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं। जो उनका कोर वोटर है वो वोटर है जो संविधान नहीं था तो मनुष्य भी नहीं था। लेकिन जब संविधान बचाने और अपनी पार्टी बचाने का वक्त आया तो उन्होंने संविधान बचाने के लिए बीजेपी को 43 सीटों पर हरा दिया। ऐसे तमाम लोगों ने जो कल को बीजेपी को हो सकता है वोट भी दिए हों, इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो जो संविधान बदलने की बात करने लगे, ये माथा झुकाने के बाद, क्या एक पर भी कोई कारण बताओ नोटिस को? क्योंकि आप चाहते हैं असल में भीतर से, आप नहीं पसंद करते इस देश के संविधान को,
आप नहीं पसंद करते इस देश में सबको सबका हक अधिकार मिले, सब मोहब्बत प्यार से रहे, तो आपका मिजाज ही ऐसा है, इसलिए आप दिखाने का चेहरा कुछ और बनाते हैं कि संसद के सामने जाके झुक जाएंगे। अब पता नहीं, अब उनको पता नहीं वो वीडियो देखते भी हैं कि नहीं, कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि अब एक ही चीज बची है, वो रो देंगे, और वो रो भी दिए वहां पर तमाम जगहों पर, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोनों पहलू है बुशरा जी, उनका मिजाज, उनका जो जिद होगी वो यही होगी कि वो उसी तानाशाही रवैये से सदन चलाएं, उसी तानाशाही रवैये से देश चलाएं, वो उसकी पूरी कोशिश करेंगे, और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कमजोर नहीं हैं। अभी समरात्म जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि पहले वो अकेले दिखते थे, अब अगल बगल 2-4 लोग दिख रहे हैं। पता नहीं वो नीतीश कुमार जी वो हाथ में क्या देख रहे थे नालंदा वाले कार्यक्रम में मोदी जी का हाथ उठा करके, अब वो इतनी करीबी हो गई है कि भाई कोई कुछ भी कर दे रहा है, बनारस में पता नहीं क्या हो जा रहा है, तो परिस्थितियां बदल गई हैं। हाथों की, मुझे लगता है हाथों की लकीरें चेक कर रहे थे, किस्मत में क्या लिखा है, कितने दिन चला पाएंगे। सरकार ये बता रहे होंगे कि वक्त हो गया है अब आपका, अब आप भी अपना झोला उठा लीजिए। नीतीश जी बहुत माहिर खिलाड़ी है, पुराने आदमी हैं, वो कान में जरूर कुछ न कुछ ऐसा बोले होंगे जिससे अब बेचैनी बढ़ेगी तो जरूर, क्योंकि नीतीश जी भूलते नहीं है। अब आपने उन्हें रेल मंत्रालय भी नहीं दिया, आपने उन्हें जो है कोई ऐसी चीज दी नहीं जो जो जिसका वो हक रखते थे, तो अब बेचारे समय का इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे पूरा यकीन है कि उनकी अंतरात्मा, शरीर भले ही बीमार हो, उसका इलाज चल रहा हो, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अंतरात्मा बहुत पक्की है। इसीलिए कुल पेच फंसा है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर, क्योंकि भाई जो भी कोशिश आप बाहर करेंगे, आपने महाराष्ट्र में जो किया, आपने पिछली बार मध्य प्रदेश में जो किया, आपने उत्तराखंड में जो किया, वो सब लोग जानते हैं, आपका मिजाज और स्वभाव जानते हैं, तो आप वही कोशिश करेंगे, और उसमें प्रोटेक्शन कौन करेगा, वो जो प्रोटेक्शन का पूरा लड़ाई है वो लोकसभा अध्यक्ष की लड़ाई है। अब इसलिए ये सदन के भीतर, लेकिन दूसरा पक्ष, अब परिस्थितियां वैसी नहीं रही हैं कि जो वो चाहेंगे वही वो होगा। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, भले ही अब देखिए अंदर खाने, पिछली बार मैं जो बात कह रहा था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस कह रहा है कि भाई देश में चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए, अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, यहां तक बात आ गई है। तो परिस्थितियां तो बदल गई ना, कौन है अहंकार करने वाला, कौन है जिसे मणिपुर को वरीयता पर रखना चाहिए था, मणिपुर को उसने वरीयता पर नहीं, कौन है वो? और आरएसएस प्रमुख तो कम से कम इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, Z+ सुरक्षा में चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन चलाते हैं, इसका मतलब वहां ठीक नहीं है। तो जब वहां ठीक नहीं है, और इधर तो विपक्ष देखिए मजबूत हो चुका है, 37 सांसद सपा के हैं, 99 पहुंच गए हैं कांग्रेस के, अगर और टीडीपी, ये ममता बनर्जी, उसके बाद डीएमके, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या इंतजार करेंगे कि आपने, चूंकि 5 साल आपको सरकार चलानी है, ये भी राजनीति करेंगे, और राजनीति का तकाजा ये होता है कि अंदर कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है। कम से कम सदन अब उतने निरंकुश तरीके से तो नहीं चलाया जा सकेगा। जनता के जब मुद्दे आएंगे तो विपक्ष पूरी ताकत के साथ लोकतांत्रिक संस्थान के भीतर जनता के मुद्दों को, जब चुनाव में विपक्ष नहीं छोड़ा। बुशरा जी एक आखिरी बात, चुनाव लड़ा गया तो पहले चरण से 7वें चरण तक जाते जाते प्रधानमंत्री जी की भाषा पर किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी होनी चाहिए। पता नहीं वो हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर तो बहुत कुछ पीएचडी हो रही है, लेकिन जरा इस पर पीएचडी हो कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सबसे बड़े ओहदे पर बैठा एक शख्स जब अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहा था तो उसके मुद्दे क्या थे, क्या भाषा थी। और उस वक्त भी विपक्ष के नेताओं, और खासकर मैं 2 लोगों का केवल एग्जांपल देता हूं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, एक लफ्ज भी उनके ट्रैप में नहीं आए, जनता के मुद्दे पर अपने सवाल उठाते रहे। यही पेपर लीक, यही अग्निवीर, यही जो है किसानों का कर्जा, यही किसानों का आंदोलन। तो जब वो विपक्ष के लोग अपने मुद्दे पर लड़ते रहे तो मोदी जी सफाई देते रहे, अमित शाह जी सफाई देते रहे। तो जब अब उन्हें मौका मिला है तो सदन में जनता के मुद्दों को तो वो और मजबूती से उठाएंगे।
तो फिर सदन का दृश्य तो वही नहीं होगा, सदन के भीतर की परिस्थितियां वही नहीं होंगी। तो आगे बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे विपक्ष मजबूत होने के नाते। और आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी ये देखने का। लेकिन आखिर में फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, उनका मिजाज यही है, वो तानाशाही रवैये से ही देश चलाना चाहते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो मोदी जी यही चाहेंगे कि पूर्ण बहुमत की सरकार वो गुजरात में चलाए, पूर्ण बहुमत की सरकार वो दिल्ली में 10 साल चलाए। उनको आदत नहीं है ये गठबंधन की सरकार वरकार चलाने का, और न उनके मिजाज में मेल खाता है। शेर भाई अकेला होता है। अब ये अगल बगल लोग धक्का मुक्की जब लगेगी तो थोड़ा बेचैनी तो बढ़ेगी। मेरा आकलन तो यही कहता है। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमने मिज़ाज थोड़ा बदलते तो देखा, मजबूरी के तहत ही सही कि मोदी मोदी से एनडीए ज़िंदाबाद के नारे लगने लगे, वो मोदी मोदी की गारंटी से वो एनडीए तक आ गए। हालाँकि इलेक्शन के पूरे दौरान उन 10 सालों में सिर्फ़ हमने एक ही चीज़ सुनी थी, बीजेपी भी नहीं, बल्कि सिर्फ़ मोदी की गारंटी, मोदी कह रहा है, मोदी करके दिखाएगा, वो सब कुछ हमने देखा। लेकिन वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। शायद कुछ दिन की मसलहत के तहत कि सरकार उन्हें अभी चलानी है और थोड़ा झुकना पड़ेगा। लेकिन समीर आखिर जी आखिरी सवाल मेरा कि आखिर कितना झुक पाएंगे नरेंद्र मोदी, जिनके मिजाज में ही नहीं है झुकना, जिनको झुकना आता ही नहीं है और जिनसे हो ही नहीं पाता है ये सब कुछ। आखिर वो कितने दिन तक, क्योंकि बिना झुके तो कोalition की गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। आपको झुकना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, अपने सहयोगी दलों को आपको सुनना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप आगे सरकार नहीं चला पाएंगे। और अभी तो स्पीकर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होने जा रही है, ऐसा लग रहा है राजा की जान जो है जैसे तोते में बसी होती है वैसे ही इस स्पीकर में बसी हुई है। क्योंकि स्पीकर के जरिए हमने देखा कि पिछली लोकसभाओं में किस तरह का खेल किया गया। ओम बिरला ने क्या कुछ किया विपक्ष के नेताओं के साथ, कैसे माइक म्यूट किए गए, कैसे उनको स्क्रीन से हटाया गया उस टीवी चैनल के जरिए, और कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया सांसदों को, वो सब हमने देखा है। लेकिन अब में और तब में बहुत बड़ा चेंज है। अगर ओम बिरला भी बन जाते हैं, फर्ज कर लीजिए स्पीकर, तो भी वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो पिछली सरकारों में हमने देखा है। फिर ऐसे में आप स्पीकर की भूमिका को और कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? क्या आपको लगता है इसलिए बनाना चाहते हैं कि उसके जरिए कोई ना कोई तो खेल है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये तो फिराक में है कि कैसे भी करके ये जो बैसाखियां हैं इनसे छुटकारा मिले और 272 का आंकड़ा वो खुद अपने दम पर पार कर लें, ताकि वही तानाशाही रवैया उनका आगे चलता रहे। क्योंकि जिस तरह की सियासत वो करते रहे हैं और जो आधार उनकी सियासत का रहा है, मैं सोच रही थी कि आने वाले जो असेंबली के इलेक्शन हैं, जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए जाएंगे, अगर उसमें मुसलमान शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, अगर सांप्रदायिक बातें वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान इस तरह की बातें वो नहीं करेंगे, तो आखिर वो अपनी स्पीचेस में करेंगे क्या? और क्या ऐसा सब कुछ करते हैं तो क्या जेडीयू और टीडीपी उनके साथ, खासतौर पे टीडीपी, क्या उनके साथ उसी तरह से कंफर्टेबल हो पाएंगे? क्योंकि टीडीपी ने तो कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए जमीन 1 लाख रुपए, हाजियों को 4% आरक्षण, मौजिनों को मंथली पेमेंट, ये सब कुछ उन्होंने कहा ये करेंगे वो। टीडीपी के इसी तेवर को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी का भी स्पीकर बनने देंगे, वो भी ओम बिरला को, किसी को भी। मतलब मैं केवल ओम बिरला की नहीं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसको भी बनाएंगे वो उन्हीं की तरह का होगा। तो वो किसी भी स्थिति में, और जैसा उन्होंने अभी तक आपने बताया और जिस तरह से उन्होंने वहां पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने की बात, और भी जो उनके अपने एजेंडे थे जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहे थे, उसको जिस तरह से कहा कि ये बिल्कुल जारी रहेंगे और उसी तरह से चलेंगे, उन चीजों को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है और कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, बिल्कुल नहीं, और करेंगे भी नहीं जहां तक अभी तक ये लग रहा है। और नहीं करते हैं, और जबकि बीजेपी क्यों चाह रही है उसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि किसी की समझ में ना आए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबको पता है कि ये जो मैं से उनको हम पर आना पड़ा है, इस स्थिति को वो बहुत दिनों तक नहीं झेल पाएंगे। जब से वो सरकार चला रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, मैं वाली ही सरकार चला रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर केंद्र में एनडीए की भी सरकार थी, तब भी वो गुजरात में मैं वाली ही स्थिति में थे। अब ये कैसे वो थे
ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी शोध होना चाहिए कि ऐसा क्या था कि उन्होंने सबको अपने कब्जे में ले रखा था, केंद्रीय नेतृत्व को भी, जिसका खामियाजा आज आडवाणी जी को खुद भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल, तो वो इस स्थिति में होंगे कि बहुत दिनों तक मुझे मैं से हम वाली स्थिति में न रहना पड़े, कैसे हम से फिर मैं वाली स्थिति में आऊं, तो उसके लिए अपने स्पीकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इन पार्टियों को भी इसी बात का डर है, खासतौर से टीडीपी को, कि उसके 16 में से कितने सांसद इधर से उधर हो जाएंगे इनके रहते हुए, चूंकि राज्यसभा में ऐसा उसके साथ हो चुका है। तो वो इन चीजों को देखते हुए कतई बीजेपी का अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेगी, और अध्यक्ष पद अगर बीजेपी को स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो लोकसभा में भी वो मैं से हम वाली ही स्थिति दिखाई पड़ेगी। तब वहां ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे हैं और स्पीकर जो है बाकी 542 सांसदों को चुप रहने का आदेश दे दिया हो, या तो चुप रहे या तो बाहर चले जाएं। उस स्थिति में नहीं, तब तो फिर संवाद होगा, तब तो फिर केवल एकालाप नहीं होगा। तो इसीलिए ये लगे हैं कि स्पीकर हमारा बने, और टीडीपी लगा हुआ है कि नहीं, आपका स्पीकर हम नहीं बनने देंगे। तो ये सारा खेल है। अब उसके बाद तो फिर अगर स्पीकर नहीं बना पाते हैं तो जैसी चुनौतियां रहेंगी फिर वो चुनौतियां और बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी चुनौती कम कर ली। सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण जगह न देकर के बहुत बड़ा उन्होंने बर्डन नहीं लिया है अपने ऊपर, और इतना प्रेशर झेल ले जाएंगे। लेकिन अगर स्पीकर नहीं उनका बन पाया तब मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। तो अभी बहुत सारे इम्तिहानों से होकर गुजरना बाकी है अभी से नरेंद्र मोदी सरकार को, इस एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भले ही सरकार बना ली है लेकिन ये सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। अभी स्पीकर को लेकर तमाम मसला जो है वो अटका हुआ है, तमाम बात अटकी हुई है, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट, और उसके बाद अगर ये इम्तिहान पास कर लेती है बीजेपी तो उसके बाद उसके सामने विपक्ष के रूप में एक इम्तिहानों की झड़ी उसके सामने लगने वाली है, क्योंकि विपक्ष इस बार जेपीसी की मांग से लेकर तमाम वो मुद्दे उठा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक। और नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था एक इंटरव्यू में कि वो चाहते हैं विपक्ष ऐसा हो कि वो सत्ता को तलवार की नोक पर रखे। तो अब उनकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी? तो वो कह रहे थे कि तलवार की नोक पे तो उनकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो रही है, और तलवार की नोक पे लग रहा है कि इस बार विपक्ष उनको रखने जा रहा है, और उसकी बानगी हमें लगातार देखने के लिए मिल रही है। आने वाला वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है, इंतजार 24 जून का है, क्योंकि उसके बाद से ही तमाम खेल शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले भी बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।